अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना शौकत, आपकी केमिस्ट्री की टीचर। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक 4.2 विच इज केमिकल बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से ले लेते हैं एक क्विक रिकैप। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया है हमारा चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड सो फार वी आर डन विद द इंट्रोडक्शन एंड टॉपिक 4.1। इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि मैटर क्या होता है और एटम क्या होते हैं, और एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इन टॉपिक 4.1 विच वाज अबाउट व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, इसमें हमने डिस्कस किया कि एटम्स केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनाते हैं, व्हाट इज डुप्लेट रूल, व्हाट इज ऑक्टेट रूल, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट एन एटम कैन यूज टू गेट स्टेबिलिटी। और फिर हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल हमें कैसे हेल्प कर सकता है पता लगाने में कि एक एटम दूसरे से रिएक्ट कैसे करेगा, एंड व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इन स्टेबिलिटी ऑफ द अदर एलिमेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टॉपिक 4.2 विच इज केमिकल बॉन्ड। मुझे उम्मीद है कि प्रीवियस लेक्चर से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि आखिर ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है। आज के इस लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे कि आखिर व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। सो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। यहां बात हुई है सब्सटेंस की, एंड रिमेंबर सब्सटेंस कुड बी ईदर एलिमेंट और इट कुड बी कंपाउंड। एलिमेंट तब होगा जब एक ही तरह के एटम्स होंगे, और कंपाउंड तब होगा जब मुख्तलिफ तरह के एटम्स मिलके एक न्यू चीज बनाएंगे, जिसको हम कंपाउंड कहेंगे। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को जोड़े रखती है। जी हाँ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो एटम्स को जोड़े रखती है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट तरह की हो सकती है, जिससे डिफरेंट तरह के बॉन्ड वजूद में आएंगे, जिन्हें हम वन बाय वन इसी चैप्टर में डिस्कस भी कर लेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि केमिकल बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इंट्रामोलेकुलर फोर्स, यानी कि ये मॉलिक्यूल के अंदर की फोर्स होती है जिसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी, इसे हम इस मिसाल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जी हाँ, मॉलिक्यूल मैंने कहा मतलब डिफरेंट एटम्स कंबाइन हुए होंगे। सो इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। और अगर उसके स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। यू कैन सी दैट इन दिस सिंगल मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे हम फॉर्मूला लिखते वक्त या फिर स्ट्रक्चर बनाते वक्त एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस लाइन की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली केमिकल बॉन्ड है। अब चूंकि ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर उसके मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान में फोर्स है, तो इसको हम नाम दे सकते हैं इंट्रामोलेकुलर फोर्स का। जी हाँ, सो इंट्रामोलिकुलर फोर्स का दूसरा नाम है केमिकल बॉन्ड। आपकी बुक में इसका नाम केमिकल बॉन्ड ही इस्तेमाल होगा, और हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल बॉन्ड ही लर्न करना है। बट इफ समवेयर you will see the word intramolecular force, so you can easily relate it with the chemical bond. So now we know the definition of chemical bond. So in other words, we can say that during bond formation, there is some force which holds the atoms together. यानी कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनेगा तो कोई फोर्स ऐसी होगी जो एटम्स को साथ में जोड़ के रखेगी। अब हम चलते हैं हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की तरफ, ऑक्टेट रूल। As we all know what is octet rule, ये वर्ड डिराइव ही हुआ है 8 से, मतलब ऑक्टेट का मतलब ही ऑक्टा 8 होता है, जैसे ऑक्टागॉन है तो उसकी 8 साइड्स होती हैं। सो ऑक्टेट रूल वो रूल होता है जिसमें एक एटम ये कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। सो लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ईदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग or by gaining electrons is called octet rule। यानी कि ये तीनों तरीके हो सकते हैं जिससे कोई एटम स्टेबिलिटी गेन करता है, और उसकी स्टेबिलिटी के लिए उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने ज़रूरी हैं। लेकिन याद करें, क्या हम कोई रूल मिस तो नहीं कर रहे? जी हाँ, बिल्कुल, हम एक चीज़ मिस कर रहे हैं फॉर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन और हीलियम। अगर इस तरह के एलिमेंट्स की बात होती है विच हैव ओनली एस सब शेल, so this rule becomes duplet rule।
जी हाँ, उसको हम डुप्लेट कहेंगे. वी विल नॉट कॉल इट एज ऑक्टेट रूल. सो आई कैन सिंपली से दैट हाइड्रोजन which is present in group 1 of periodic table, in period 1 of periodic table, which is the first element of periodic table and having only one electron in the outermost shell. So हम कहेंगे कि hydrogen will attain the stability according to duplet rule and not the octet rule. अगर बात करें octet rule की, so it only symbolizes that noble gas electronic configuration should be attained by atoms when they combine or react. क्योंकि हमने देखा कि नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशन ही एंड होती है NH2 NP6 पे, तो हमें नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी ही होती है, बिकॉज एवरी एलिमेंट वांट्स टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन टू गेट स्टेबिलिटी. अब अगर बात करें हम ऑक्टेट रूल की और इसकी सिग्निफिकेंट की, सो इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अंडरस्टैंडिंग में कि बॉन्ड केमिकल किस तरह से बनेगा. यस, it is very significant in understanding of the formation of chemical bond between the atoms. यानी कि अगर हमें ऑक्टेट रूल का पता होगा तो हम उससे बहुत आसानी से पता लगा सकेंगे कि किस तरह का केमिकल बॉन्ड एटम्स के दरमियान बनने वाला है. नाउ अब हम देख लेते हैं कि ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस किस तरह की हो सकती है. सो अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगी दो आयंस के बीच में, means if the bond formation is between the ions, it is due to an electrostatic force of attraction between them. अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ions क्या होते हैं, and we have already discussed ions in chapter number 1 in topic chemical species. कि आखिर ions क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं. Ions मतलब when an atom will gain or lose electron, so there will be some charge on it. तो जब उस पर चार्ज आएगा, so we will not call it as atom anymore, it would be ion for us. And ions could be of two kinds, cations or anions. मतलब either they will have positive charge on them or negative charge on them. So according to the charges, हमने क्या किया है, ions को दो तरह से क्लासिफाई किया है. अब जब भी कोई ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें दो आयंस आपस में जुड़ेंगे, मतलब दो आयंस कंबाइन होंगे या दो आयंस रिएक्ट होंगे, तो इसमें आपको याद रखना है कि देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. जी हाँ, जब दो आयंस के मिलने से कुछ बनेगा तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की इन्वॉल्वमेंट से होगा. इलेक्ट्रो नाम ही कुछ समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, और प्लस माइनस चार्जेस भी आप ज़्यादातर फिजिक्स में ही देखते हैं, तो ये वहीं से डिराइव हुआ है. इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the ions is going to form a bond which is called as ionic bond, और इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. सो अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इफ अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द आयंस, मतलब दो आयंस की इन्वॉल्वमेंट से बॉन्ड फॉर्म हुआ है, सो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिस्पॉन्सिबल है. अब ऑल द टाइम आयंस नहीं बनते. हम जानते हैं कि आयंस बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ता है. सो सबके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ऐसा नहीं होता कि वो गेन या लूज इलेक्ट्रॉन्स कर सके. सो उसमें आएगी एक और टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. इफ द बॉन्ड फॉर्मेशन इज बिटवीन सिमिलर एटम्स और बिटवीन द एटम्स दैट हैव कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, then the chemical bond formation is by sharing of electrons. यानी कि अगर बॉन्ड बना है दो एक जैसी चीज़ों के बीच में, हम हाइड्रोजन को ही ले लेते हैं, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है. हाइड्रोजन गैस कभी भी H की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती. इट विल गेट स्टेबिलिटी बाय कंबाइनिंग विद अनदर एटम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएगी, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी. अब ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई सिमिलर एटम्स के बीच में. तो जब एटम्स सिमिलर होंगे तो जाहिर है उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं, तो वो गेन और लूज तो बिल्कुल नहीं कर सकते. सो देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और एक और पॉइंट जो यहाँ डिस्कस किया गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेरेबल का. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली वो फोर्स है, वो पावर है किसी भी एटम के लिए जो कि उसका न्यूक्लियस एक्सर्ट करता है टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अपने चैप्टर नंबर 3 में इन डिटेल डिस्कस किया है विद डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ट्रेंड्स एंड ऑल दिस। सो कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब दो एटम्स जो बॉन्ड में टेक पार्ट कर रहे हैं उनकी बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, यानी कि उनके न्यूक्लियस की बॉन्डेड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी अगर कंपेरेबल है तो उस सूरत में कभी भी आयंस नहीं बन सकते, और अगर आयंस नहीं बनेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होगी। सो इन दैट पर्टिकुलर केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर विल बी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो सेम चीजें अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगी, शेयर करेंगी। अब यहां भी एक ट्विस्ट है, जी हाँ, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मे बी म्यूचुअल, हो सकता है दोनों साइड से हो, और मे बी वन साइडेड, जी हाँ, दोनों तरफ से भी हो सकता है और वन साइडेड भी हो सकता है। बेसिकली जब एटम ने स्टेबिलिटी गेन करनी होती है तो स्टेबिलिटी में वो अपनी एनर्जी को लो करता है। जब एटम अलोन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसे हम आज़ादाना कहते हैं, तो इसका मतलब कि वो बहुत हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। एंड व्हेन इट विल गेट स्टेबिलिटी सो इट्स एनर्जी विल बिकम लोअर। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है। सो व्हेन टू अप्रोचिंग एटम्स कम क्लोजर, मतलब दो एटम्स ने अब बॉन्ड बनाना है और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, द अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस विल बिकम ऑपरेटिव, यानी कि एट द सेम टाइम कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगी और कुछ रिपल्सिव फोर्सेस भी होंगी। रिमेंबर, all the atoms they are having two parts, positive charged part and negative charge part। पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास न्यूक्लियस और नेगेटिवली चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह दूसरे एटम जिसके साथ उसने बॉन्ड बनाना है उसमें भी ये दो ही चीजें होंगी, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। सो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों तरह के एटम्स में प्रेजेंट हैं, तो इसमें हमें पता है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर and opposite charges they attract each other। so जब दो atom close आएंगे, so it means that there will be two kinds of forces। nucleus तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। so हम कह सकते हैं कि when two atoms will come closer there will be two kinds of forces, attractive forces और repulsive forces। अब बॉन्ड बनना है या नहीं बनना, this is going to be decided by these forces, and the formation of chemical bond is result of net attractive forces which dominate। अगर तो attractive forces dominate हो जाएंगी, मतलब वो ज्यादा होंगी repulsive forces से, वो ओवरकम कर लेंगी, then there will be a bond formation। और अगर ऐसा ना हो पाए, repulsive forces भी ज्यादा हों, अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद हों लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा ना हो, सो बॉन्ड फॉर्मेशन उस केस में नहीं होगी। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस, नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस से ज्यादा हैं, सो होगा क्या, एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज लोअर्ड। वो जो सिस्टम है, जो नया कंपाउंड बनने वाला है, वो जो प्रोसेस गोइंग ऑन है, उसकी एनर्जी लो होगी, और जब एनर्जी लो होगी देन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। And remember, if something is having high energy, तो वो stable नहीं होगा, और जब उसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी then it will become molecule which is stable thing। Yes, a lone single hydrogen is not stable, it is having very high energy। लेकिन जब वो किसी दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके, रिएक्ट करके, बॉन्ड बना के एक मॉलिक्यूल बनाता है, then that molecule is stable because its energy is lowered now। लेकिन what if attractive forces are not dominant, तो क्या होने वाला है, if the repulsive forces becomes dominant, तो क्या होगा, there will be no bond formation, and in this case there will be increase in energy। अब increase क्यों होगी एनर्जी, due to the repulsive forces in that system। so repulsive forces की वजह से क्या होगा, उसकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब आपको ये पॉइंट हमेशा याद रखना है कि इफ अट्रैक्टिव फोर्सेस दे आर डोमिनेंट देन एनर्जी इज लोअर्ड, एंड इफ रिपल्सिव फोर्सेस आर डोमिनेंट देन एनर्जी इज इंक्रीज्ड।
and if attractive forces are dominant, then chemical bond is formed, and if repulsive forces are dominant, then no chemical bond is formed. अभी हमने डिस्कस किया है डिफरेंट टाइप्स कि किस किस तरह से बॉन्ड बन सकता है. अब इन्हीं टाइप्स की बेस पे हम केमिकल बॉन्डिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं. यानी कि हम कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. नाउ एज वी नो दैट इन केमिकल बॉन्ड्स ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड. तो हम उन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं. सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. अब इस स्टेटमेंट को समटाइम्स मिसपर्सीव किया जाता है, यानी कि गलत भी समझा जाता है. जैसे कि पढ़ने वाला स्टूडेंट हो सकता है कि समझे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को ही बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है. सो ऐसा बिल्कुल नहीं है. हो सकता है कि सारे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि उन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ चंद एक ही इलेक्ट्रॉन हों जो कि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हों. सो स्पेसिफिकली वो वाले वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं they will be called as bonding electrons. In case of hydrogen, there is only one electron and it is present in first shell, and first shell is the outermost shell. तो उसका वही एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है. सो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल ही उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है. लेकिन हर केस में ये एप्लीकेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हुए 7. बट व्हेन क्लोरीन इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन तो वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. तो क्लोरीन के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे सिर्फ और सिर्फ एक. नाउ दे यूजुअली रिजाइड इन इनकम्प्लीटली और पार्शियली फिल्ड आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम. नाउ डिपेंडिंग ऑन द वे how these valence electrons are involved in bonding, they result in following 4 types of chemical bonds. जैसे कि हमने अभी इस टॉपिक में डिस्कस किया कि 4 तरह से बॉन्ड बन सकता है, तो अब हम उसे नाम दे देते हैं. फर्स्ट टाइप इज आयनिक बॉन्ड, देन वी हैव कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड और उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है, एंड द फोर्थ इज मेटालिक बॉन्ड. जब भी आपसे क्वेश्चन आए कि व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, सो मेक श्योर यू राइट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड और फिर आप उसके नाम ज़रूर मेंशन कर दें. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में 1 by 1 ये सारी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है केमिकल बॉन्ड को. हमने देखी डेफिनेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, डेफिनेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, और साथ ही साथ हमने डिस्कस की बॉन्ड फॉर्मेशन और अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस की डिस्कशन भी देखी. हम अपने आने वाले लेक्चर्स में आयनिक बॉन्ड को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.